हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए, हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 11वीं आरो भाग 1। और इससे पहले भी मैंने आपको प्रेमचंद, कृष्ण शोभती, सत्यजीत राय पढ़ा दिया है। आज बारी है शेखर जोशी की। अगर आप एसटेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर हरियाणा HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल निःशुल्क कोर्स मिल रहा है। पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा और क्रमबद्ध रूप से हम इसको करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य की जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये दाजू, मतलब ये इनकी दो दाजू है रचना, उससे लिया गया कि अंदर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य को जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, शेखर जोशी का। देखिए बच्चों, ध्यान दो कि हम जो है NCERT में दिया है सिर्फ उतना करेंगे तो हमें, मतलब हम, ये बात अलग है कि हमें नंबर मिल जाएंगे और हमारा प्रश्न भी ठीक हुआ, लेकिन हमें अपना चयन लेना है। और ये आप सभी जानते हैं कि ये प्रतियोगिता का ज़माना है और प्रतिस्पर्धा आप लड़ रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एक युद्ध है और युद्ध संग्राम में हमने सामने वाले को पराजित करना है, यानी आपको औरों से आपकी प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में आपको जीत हासिल करनी है। तो जीत हासिल करनी है तो भैया अस्त्र शस्त्र तो सभी चलाएंगे, सही बात है, बाण धनुष तो सभी चलाएंगे। और मैं कह रही हूँ कि जो ब्रह्मास्त्र चलाएगा वही इस परीक्षा में अपना चयन ले जाएगा, वही शीर्ष को सफलता मिलेगी। तो भाई ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये है कि आप समझदार हो, मैं प्रतीकात्मक रूप से बोलूँगी। ब्रह्मास्त्र ये है कि जो तथ्य ज़्यादा से ज़्यादा लिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा लिखोगे और वो तथ्य क्या सत्य पर आधारित होने चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी कहानी की तरह लिख रहे हो और वहाँ कुछ तथ्य है ही नहीं, यानी कि फैक्ट लिखोगे आप। ठीक है, हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी देवनागरी पढ़ रहे हैं लेकिन भाई उनको याद है भाई कि रोमन और अंग्रेजी का उन पर ज़्यादा प्रभाव है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंग्रेजी मत सीखिए आप, लेकिन अगर आप हिंदी भाषा का, यानी किसी भाषा से संस्कृत हो तो हिंदी, या हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, तो वो प्रभाव आपको, आप में वो झलक आनी चाहिए अगर आप इस भाषा के टीचर बनने जा रहे हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो 10 सितंबर 1972 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में उनका जन्म हुआ था। मैं ये फैक्ट बहुत सी किताबें पढ़कर आपके लिए लेके आती हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आप भी मतलब मेरी तरह मेहनत करोगे, मेरे साथ साथ जो मैं बता रही हूँ उतना याद करोगे, तो आप अच्छे खासे नंबर ले जाओगे और अपना चयन भी पक्का कर लोगे। तो अगर आप इसी तरह चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ेंगे। देखिए 10 सितंबर आप याद रखेंगे, 10 सितंबर 1972 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ। ये आप देख सकते हैं, इस बुक में नहीं था, मैंने किसी तरह इसको जुटाया है इधर उधर से। प्रमुख रचनाएं इनका कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू हलवाया, नौरंगी बीमारी। ये क्या है, इनकी कहानी संग्रह है। याद रखेंगे पेड़ की याद सब चित्र संग्रह। तो ये क्या है, पेड़ की याद सब चित्र संग्रह है। अब देखो, मान लीजिए सब चित्र आपको याद नहीं, वहाँ आपको ये होता है कि परीक्षा का जो दबाव होता है वो ऐसा होता है कि आपको ये याद नहीं आ रहा कि ये भाई, अब आपको ये याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है, सब चित्र है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है। तो देखो आप कुछ लॉजिक भी लगाकर याद कर सकते हो। जैसे पेड़ की याद है, आपको याद आएगी पेड़ की याद है, तो भाई जब किसी चीज़ को आप याद कर रहे हो तो उसको जैसे चित्र बनाकर याद कर रहे हो। मान लीजिए आप पेड़ की याद आ रही है तो आप ऐसे टहनी बनाओगे, फूल बनाओगे, पत्ते बनाओगे, तो इस प्रकार सब चित्र संग्रह आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू हलवा, ये सब याद ये कैसे करें, तो हम कई बार क्या होता है, मुझे पीछे की कुछ बातें याद करते हैं तो कहानी के तौर पर सुनाते हैं। और जैसे एक कोशिका घटवार था, वहाँ साथ के लोग रहते थे, हलवाई था, वह एक बीमार हो गया था, तो इस तरह से कहानियाँ हैं ये।
और कहानी संग्रह का मतलब होता है कि एक कहानी नहीं, उसमें बहुत सारी कहानी इकट्ठी की जाती है, बहुत सारी, जैसे मतलब एक से ज़्यादा कहानियाँ भी हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये आपके सम्मान है, जिसमें आपका पहल सम्मान है। मृत्यु आप याद रखेंगे, जिसमें 4 अक्टूबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 को इनकी जब 90 वर्ष की अवस्था थी, तो ये गाजियाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, इनकी मृत्यु एनसीईआरटी में नहीं दी, आपके पास पुस्तक होगी तो 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु नहीं दी गई है, मतलब मृत्यु तो है इनकी हुई है इसमें, लेकिन ये एनसीईआरटी ने इसको नहीं दिखाया है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा तथ्य लिया है और किसी बुक से जुटा है। तो ये उम्र इनकी मतलब लगभग इनकी उम्र हुई थी 90 वर्ष की, और गाजियाबाद में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, और ये आपको मतलब ये कहने ये आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए अनिवार्य मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो 4 अक्टूबर 2022 को इनका देहांत हो गया था, उम्र इनकी लगभग थी 90 वर्ष, ठीक है। तो ये देखिए मतलब गलती से लिखा गया है 1990, इसे आप काट लीजिए, मैं माफ़ी चाहूँगी, 90 वर्ष थी, ठीक है। ये आप इसको काट लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतर समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। अब देखो, आप सभी जानते हो कि जो कहानियाँ होती है वो गद्य साहित्य में आती है, ठीक है। और जो अपना जो समय होता है, जिस समय जो दशक चला होता है, उसी दशक के तौर पर कहानियाँ लिखी जाती हैं। अब देखो, अब आज के दौर में कुछ लिखेंगे, चाहे वो कहानी है, नाटक, उपन्यास है, तो आज का उसमें ये तो नहीं अब हम आज़ादी कैसे पाएँ, तो अब क्या होगा, हमारे देश की विकास की बातें होंगी, भाई हमें बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, या जो शिक्षा है, बहुत से अब बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, या फिर बाल विवाह की समस्या है, बाल विवाह अब भी हो रहे हैं, देखो आप कहोगे मैम नहीं होते, लेकिन होते, जैसे ये आदिवासी जो जातियाँ होती हैं, या फिर जो घुमंतु जातियाँ होती हैं, उनमें आज भी होते हैं। तो ये देखा जाए आज की ये हमारी समस्या है। अब जो मूल समस्या है, जैसे हमारे दहेज प्रथा की समस्या, आज सबसे बड़ी समस्या दहेज प्रथा की है, उसे हमें समाप्त करना है। तो और लगा ले 1947 से जब पहले हम लिख रहे थे, तो वो आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से उनके विरुद्ध जाकर हमें अपनी आज़ादी प्राप्त करना है। तो ये आप समझ गए होंगे, जिस समय जो दौर होता है, जो समस्या होती है, उस समस्या पर लिखा जाता है। तो जब ये कहानी लिखी जा रही थी शेखर जोशी के समय, तो उस समय क्या था, पिछली सदी का 6वां दशक चल रहा था, ठीक है, और जो उस समय की समस्या उसी पर लिखा जा रहा था। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो, यहाँ से हम लिखेंगे, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान रखेंगे। पूरे उठान को नाम दें नई कहानी आंदोलन, मतलब जब लिख रहा ये जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, उस समय नई कहानी आंदोलन का दौर था। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं को शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, मतलब अन्यतम, उनका अपना अनूठा स्थान है। अब देख लीजिए, मान लीजिए 2 लेखक हैं, ठीक है, तो भी 2 लेखक या लेखिका जो भी है, ये सब मतलब सब समझेंगे आप, चाहे लेखक हो चाहे लेखिका हो, भाई जो उनकी दृष्टि होती है, तो ये नहीं कि वो सिर्फ महिला के दौर पर सोचेगा, या फिर या पुरुष है तो पुरुष के दौर पर सोचेगा। भाई एक मतलब महिला की समस्या को पुरुष भी सोच सकता है, एक पुरुष की समस्या महिला भी सोच सकती है, तो ये आपको नहीं देखना है। अब ये नई कहानी का जो अन्यतम, यानी कि ये अपने तरीके से सोच रहे थे, बाकी लेखक अपने तरीके से सोच रहे थे, सब अपना अपना तरीका होता है सोचने का। उनकी नई कहानियाँ आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यानी प्रगतिशील का मतलब होता है जो भी हमारी समस्या है उसको सुधार करना। मतलब आज जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो हमारे देश की लगा लीजिए किसी राज्य की, तो हम इस समस्या का समाधान करेंगे, तो मतलब हमने प्रगति ला दी, यानी विकास, मतलब हमने विकास को प्राप्त कर लिया, विकसित हमारे देश को कर दिया, ठीक है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों उसमें जगह पाता है। भाई उनकी जो कहानियों का मेन उद्देश्य था, तो मेहनतकश यानी जो झाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, बहुत सुविधाओं का अभाव है, तो उनको वो पात्र उन्होंने अपनी कहानियों में लिए हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में समाज यथार्थ के बारीकी नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। यानी जो समाज में जो आडंबर है, उनके जो आडंबर, मान लीजिए
झाड़ फूक आडंबर, मतलब कि जो सत्यता मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाकर लोग झाड़ फूक के पास जाते हैं, तो इस तरह ये आडंबर ही है, दिखावा करना, या फिर हमारी जो समस्या को न देखकर अपने आप अपने तक सीमित रहना, वो भी एक आडंबर ही है। यथार्थ में जो वास्तविकता थे, समाज में वास्तविकता क्या है। अब ये कहीं हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बेरोजगारी की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं, तो ये क्या है, मतलब ये एक मतलब झूठ है एक तरह से देखा जाए, ये यथार्थ नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमारे देश में आज़ादी प्राप्त करने के बाद उतना विकसित नहीं हो पाया है। इनकी रचना में गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ये है कि इन्होंने यथार्थ पर लिखा है। अब मैंने इनके पुरस्कार यहाँ सिर्फ पहल सम्मान दिया था, ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ पहल सम्मान दिया था, लेकिन आप याद रखेंगे ये मैंने एक्स्ट्रा तथ्य आपके लिए जुटाए हैं। अगर आप ये सब लिखोगे तो मैं कहती हूँ कि मान लीजिए 10 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है, ठीक है, 10 नंबर का आता है ना, तो मतलब अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी का लिखोगे तो मैं ये दावा करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही नंबर मिलेंगे। अब जो चेक करने वाला भाई उसको नंबर देने की जगह भी तो मिलनी चाहिए, वो नंबर कहाँ देगा, जब आप कुछ लिखोगे तभी तो वो नंबर देगा। अगर उसको जगह नहीं मिल रही, कहाँ नंबर दूँ, तो फिर जाहिर सी बात है आपका स्कोर मतलब अपने आप ही नीचे चला जाएगा, और उसको नंबर देने की जगह मिलती है तो अपना स्कोर ऊपर चला जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये सिर्फ पहल सम्मान दिया एनसीईआरटी में। अब ये भी नहीं दिखाया गया कि उसको कौन से सन में मिला है, तो ये आप याद रखेंगे 1987 को इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला है। ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ये पुरस्कार है, ध्यान देंगे। 1955 में साहित्य भूषण पुरस्कार मिला है, और 1997 में इन्हें पहल सम्मान मिला है। तो इनके बच्चों ये 3 सम्मान इनके आप याद रखेंगे, और याद रखने अनिवार्य हैं अगर आपको चयन पक्का करना है। देखो 15 जो प्रश्न है वो सभी लिखेंगे, मेरा मानना है कि सभी लिखेंगे। हो सकता है कि कोई मतलब 13-14 तक रुक जाए, लेकिन जो आप 15% पूरा कर रहे हो वो आपने लिखा क्या है, यानी आपके तथ्य क्या है, तो आपको क्या करना है, 15% तो आपको पूरे करने ही करने हैं। इसके साथ ही आप प्रत्येक प्रश्न को किस प्रकार से करोगे ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिशी, रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। मतलब उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, उन्होंने तो हिंदी में कहानियाँ लिख दी, ठीक है, लेकिन जो बाकी लेखक थे उन्होंने अंग्रेजी में, पोलिश में, रूसी में अनुदित मतलब उनका अनुवाद कर दिया। भाई इन लोग इतने पसंद कर रहे थे उनकी कहानियों को, तो उन्हें दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ताकि दूसरी भाषा है जो मान लीजिए अब हर एक इंसान को इंग्लिश नहीं आती है, हर एक को हिंदी नहीं आती है, किसी की हिंदी में पकड़ा है, किसी को अंग्रेजी में पकड़ा है, लेकिन भाई समाज के बारे में तो सभी जानना चाहते हैं, तो इसलिए उनके असुविधा न हो, बाकी जो पाठक है उनको मतलब सुविधाहीन का सामना न करना पड़े, तो उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए उनकी कहानियों को दूसरी भाषाओं में प्रकाशित किया जा सका, अनुवाद किया जा सका। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अब ये प्रश्न आपका बन सकता है, एस्टेट वालों की मैं बात करती हूँ जिनका पेपर है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर है, उनको लिखना नहीं, उनके पास 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में से आप एक का ठीक का चयन करेंगे, ठीक है। तो उनके ये प्रश्न बन सकता है कि उनकी जो शेखर जोशी की कौन सी कहानी है जिस पर फिल्म बनी है या फिल्म प्रकाशित हुई है। तो बच्चों आप याद रखोगे उनकी प्रसिद्ध कहानी है दाजू पर चिल्ड्रंस, फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ। अब दाजू पर जो यानी चिल्ड्रंस जो दाजू जो उनकी कहानी है, तो ये बच्चों पर, चिल्ड्रंस आपको समझ गई, यानी बच्चों के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो इन पर इन्हें कहानी इस कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है। और जो बच्चे लिखित पेपर दे रहे हैं तो उनको भी ये लाइन लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए बोल रही, वैसे तो ये नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि अगर आपने चयन करना है, शीट अपनी लेनी है, तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। तो यहाँ भी मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगी, और ये नहीं कि मैं आपका समय खराब करूँगी। मैं गलता लोहा बहुत मतलब इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कहानी होती है किसी न किसी कहानी से हमारा जनजीवन जुड़ा होता है, ठीक है।
तो ये है कि मतलब ये हो सकता है कि गलता लोहा कहानी का अपने शब्दों में लिखिए, या फिर ऐसा इससे अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते, या वंशीधर की जगह होते तो क्या करते। मतलब एक पात्र जहाँ तक जैसे आप भावी शिक्षक हो, आप मतलब उनके जो जो उनका जो अध्यापक था वो मतलब जो छड़ी से मारता था या दंड देता था, तो उस समय ये प्रचलन होता था, वे डरा धमका कर बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आप उसकी जगह होते तो क्या करते, ये भी हो सकता है। तो आप जब किसी भी मतलब पढ़ने बैठो तो ये सिर्फ नहीं आपने रटी रटाई बातें जो पुस्तक में लिखी वही आपने रट ली, आप उसको अपनी दृष्टि से सोच के देखिए, हर एक पात्र में अपने आप को ढाल के देखिए कि मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता, यहाँ मैं होता तो मैं क्या करता, मेरी यहाँ सोच क्या होती। तो इसके लिए मैं अपना एक व्यक्तिगत सलाह आपको देना चाहूँगी। व्यक्तिगत सलाह मेरी ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप मतलब ये हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, ठीक है। तो ये आपके सामने कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हो, आपको क्या है, आपको सकारात्मक, आपको एक नई दिशा लेनी है। सिर्फ वो मोहन सोच रहा था ना, तो मतलब कि उसकी जो पढ़ाई है प्रभावित हुई है। हालांकि उसमें बहुत प्रतिभा थी लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाया, वो अपना वो नहीं दे पाया। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी दृष्टि से भी मैं ये होता तो ये मैं इस परिस्थिति से निकलने का ये प्रयास करता। और प्रयास भी ऐसा नहीं कि आप मतलब खाली जो फुलाव आपको नहीं लाने हैं, मतलब कि ये लाना कि धरातल पर जो सही और सटीक जम सके वो बातें आपको लिखने हैं। बाकी आप समझदार हो, भावी शिक्षक बनने जा रहे हो तो अपनी दृष्टि से आप इसे सोच के, मेरा सिर्फ आपको मतलब एक ध्यान आपको आकर्षित करना था कि आपका दृष्टिकोण आप सही दिशा में सोच के, ऐसा मुझे याद दिलाना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो जातिगत विभाजन दिया गया है, मतलब एक यहाँ दिया गया है कहानी में कि एक जो कुम्हार मतलब जो लुहार का बच्चा यानी लुहार में जो जाति में जो पैदा हुआ है तो वो सिर्फ लुहार का ही काम करेगा। एक पुरोहित के परिवार में हुआ तो पुरोहित का ही काम करेगा। तो आज भी हमारे समाज में बहुत सुधार हुआ है, मैं मानती हूँ उसका। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो घुमंतु जनजाति हैं उनमें आज भी बहुत मतलब ये प्रचलन चला आ रहा है। मान लीजिए आप किसी भी जाति से संबंध रखते हैं और आप अब सभी दे रहे हैं, जैसे SC कास्ट का जो अनुसूचित जाति का वो भी पेपर दे रहा है, और जो BC का वो भी दे रहा है, जनरल का वो भी दे रहा है। अगर मान लीजिए हमारे समाज में ये बदलाव नहीं होता तो आपको ये हक भी नहीं होता, आप पेपर में, अब आपकी रुचि है बच्चों को पढ़ाने में, तो क्या आप दे पाते, नहीं दे पाते। तो यही बात है कि मतलब जातिगत विभाजन नहीं होना चाहिए समाज में, योग्यता और उसकी जो रुचि देखनी चाहिए। तो इस कहानी का ये मतलब है। तो इसमें देखिए जीवन का उस समय जो यथार्थ जो बुराई थी वो दिखाई गई है। बड़बोलापन ये नहीं कि मतलब कोरा दिखावा गया, यथार्थ की बातें दिखाई गई है और अर्थ को बड़ी गहराई से लिया गया है। इसमें गरीबी भी दिखाई गई है, मजबूरी भी दिखाई गई है, और जातिगत विभिन्नता भी दिखाई गई है, और एक टीचर का रवैया भी दिखाया गया कि मतलब एक टीचर है, एक अध्यापक है, फिर भी उसकी सोच क्या कितनी छोटी है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, तेरे में विद्या का ताप क्या भरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझे, इसे गहराई से समझेंगे। लेखक की ये मुख्य टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ से हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहाँ इसके लिए जाति अभिमानी बेमानी हो जाती है। सामाजिक मतलब ये मैं बता चुकी हूँ कि मोहन कितनी परिस्थितियों से लड़ा है। ओके, उसको एक मतलब वो ले जाता है, फिर उसको एक नौकर का दर्जा देता है, वो गांव का जो पुरुष होता है। ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है और उनके काम में भी अपना कुशलता दिखाता है। मतलब ये मोहन इस बात को नहीं मानता है। मोहन पात्र बहुत अच्छा दिखाया गया है क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालता है, और लोहार का जो उसका दोस्त होता है यानी सहपाठी होता है धनराम, फिर भी वो उससे मतलब उसको अपनी नीची जाति का नहीं मानता और वहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाता है और उसके उस जगह पर बैठता है। मोहन का व्यक्तिगत जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना नहीं। तो मतलब आप ये समझने का प्रयास किए कि कहानी में किसी न किसी पात्र के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देती हुई, तो एक प्रतीकात्मक होता है, लेकिन हम उसकी गहराई को ये समझेंगे। मान लीजिए आप अध्यापक बनने जाए तो आपके अंदर वो गुण होने चाहिए जो समाज को प्रेरित कर सके, प्रेरणा स्रोत बन सके आप, और समाज में जो बुराई है उसे लोगों को जागरूक कर सके, भैया ये बुराई है तो आप सारे इसी बुराई में नहीं फंसोगे, अपना मतलब ये रास्ता निकलने का है, ठीक है।
ऐसे। तो अब मैंने ये आपके लिए एक्स्ट्रा तथ्य जुटाए हैं, ये इसलिए जुटाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। देखो भाई, सभी के पास पुस्तक है, मैं ऐसा मानती हूँ, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास पुस्तक नहीं होगी। और ये है कि आप इसे पढ़े, उसमें समझाने वाली बात भी, क्योंकि आप सभी पढ़े समझदार पढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ मैं ये करेंगे, आप मेरे से पढ़िए, जहाँ भी आप पढ़ें आपको मतलब वहाँ आपको तैयारी करनी जहाँ आपको 2 शब्द ज़्यादा सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चाहे कहीं भी आप तैयारी कीजिए, अपनी मर्जी है, कोई मेरा दबाव नहीं है कि आप मेरे से अपनी तैयारी करिए, मेरे से पढ़िए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ जहाँ भी आपको पढ़ा कुछ सीखने को आपको मिले। भाई हम ये बातें मैंने आज नहीं सीखी, ये मेरी पुस्तक में नहीं थी, मेरे पास ये तथ्य नहीं था और मुझे ये ज़्यादा मिला है, और ये मतलब मैं इसको सीख जाऊँगा, ये पढ़ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले लूँगा। तो जहाँ भी अपनी तैयारी करें ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि मतलब कि जो पुस्तक में लिखा पढ़ पढ़ के सुना दे। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप 4वीं 5वीं में पढ़ रहे हो, भाई ठीक है, ये लिख दिया, जैसे जैसे रटा उसको लिख दिया, भाई परीक्षा में पास हो गई, आपको नौकरी मिल रही है, सरकार आपको मतलब जो भी आपको पता है कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, सोचकर आप खुश हो रहे होंगे। तो वो अगर आपको सैलरी लेनी है तो आपको उसमें पकड़ बनानी होगी, वो आप में टैलेंट दिखना चाहिए, वो प्रतिभा आप में, वो क्षमता होनी चाहिए। और वो क्षमता आपको तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, और लिखोगे सत्य लिखोगे। ये नहीं कि आप मतलब इतना रटलोर है कि आप वहाँ जाने के बाद आप गलत लिख रहे हो। तो ये भी नहीं है कि 2-3 बार, मैं तो कह रही हूँ कि 3-4 बार, कम से कम 4 बार आप इसका रिवीजन कीजिए। अब ये या तो इसकी वीडियो को आप 2-3 बार सुन सकते हैं, या फिर आप लिख कर भी देख सकते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो मुझे बतानी पड़ती है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, लेकिन मैं आपको मतलब समय समय पर आपको सचेत करती हुई चलूँगी। कोशिका घटवार देखो, हमने अब तक कोशिका घटवार पढ़ा था, जो आपकी कहानी संग्रह है। ठीक है, आप यहाँ फिर से लिख सकते हैं कहानी संग्रह। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कोशिका घटवार 1958 में लिखा गया था, मतलब लिखी गई थी कहानी संग्रह। 7 के लोग 1978 में, हलवाया 1981 में। ये मैंने इसलिए काट दिया था कि मेरे पास जल्दबाजी में बीमार की जो है स्पेलिंग जो भी है वर्तनी गलत लिखी गई थी, वर्तनी समझिए आप इसे। तो ये देखिए, बीमार में बड़ी की मात्रा आएगी, या मैंने छोटी लगा दी थी। अब मैं आपको बताएं, मेरी आदत है, मैं आपको व्याकरण भी समझाती हुई चलती हूँ। निरोग में भी बड़ी की मात्रा आएगी। कई बार निरोग ऐसे लिखते हैं, जैसे बचपन में हमें निरोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं था। तो अब ध्यान रखें, निरोग है, बीमार है, तो आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। ठीक है, ये आप याद रखें। नौरंगी बीमार है 1990 में, मेरा पहाड़ 1989 में, 89, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश 89 79 में फ़र्क नहीं जानते हैं। ठीक है, याद। फिर आगे आती है आपकी डागरी वाला, तो 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, पेड़ की याद 2015। तो ये हैं। इसके साथ याद रखेंगे 2022 में, मतलब हाल फिलहाल 2000 अगले पिछले साल इनका देहांत हुआ है, और वो है 4 अक्टूबर 2022 को। हाल फिलहाल की बातें, ज़्यादा नहीं हुए, 90 साल इनकी उम्र रही है। एक बार फिर से मैं इनका रिवीजन करवा देती हूँ आपका। कोशिका घटवार 1958, 7 के लोग 1978, हलवाया 1981, नौरंगी बीमार है 1990, मेरा पहाड़ 1989 यानी 90, डागरी वाला 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, पेड़ की याद 2015। तो इस प्रकार से ये इनकी कहानी संग्रह है। एक से ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, और ये सब सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर, मैं ये बता चुकी हूँ, 4 अक्टूबर 2022 को इनका देहांत हुआ था। और जगह का नाम क्या है? गाजियाबाद। ये भी आप याद रखेंगे। उम्र इनकी लगभग थी 90 वर्ष। तो भाई इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था। और जगह थी अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा का भी था उत्तरांचल, ये सब जानते हैं कि राज्य का नाम है। तो इस प्रकार से मैंने शेखर जोशी आपको करवाने की, अभी आपको जाना नहीं है, 1 मिनट और मेरी बात सुनेंगे। बात यह है कि जो बच्चा एचटेट की तैयारी करना चाहता है, एचटेट पीजीटी की, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो ऑब्जेक्टिव की पेपर की तैयारी कर रहा है या सब्जेक्टिव की कर रहा है, तो पीजीटी वालों के लिए, हरियाणा पीजीटी के लिए, चाहे वो लिखित पेपर की तैयारी कर रहा है ऑब्जेक्टिव की, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जिसमें साहित्य आता है तो शेखर जोशी से उससे भी प्रश्न बनते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चा एचटेट की तैयारी करना चाहता है टीजीटी पीजीटी की, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का।
टेलीग्राम पर मैं इनकी PDF शेयर कर दूंगी, वो निःशुल्क है। तो टेलीग्राम से बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, आप टेलीग्राम से ज़्यादा जुड़ जाएं और वहाँ से अपने निःशुल्क रूप से तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही मेरा आरो भाग 1 ख़त्म होगा, मैं कविताएं भी पढ़ाऊँगी, व्याकरण भी पढ़ाऊँगी, साहित्य भी पढ़ाऊँगी। साहित्य तो मैंने तकरीबन करवा दिया आपका, ठीक है। और इसके साथ ही जो चाहता है, मतलब ये सारी चीज़, लेकिन मैं आपको पाठ नहीं पढ़ाऊँगी। वो इसलिए नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना समय भी कम है और उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका दो जगह आपका समय ख़राब हो रहा है। अगर मैं पढ़ाऊँगी तो फिर आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है, आप मतलब कि उसमें कोई समझाने वाली बातें हैं नहीं, पढ़ाने बैठ जाऊँगी, क्योंकि इतनी बड़ी PDF मैं बनाऊँगी। फिर क्या है, आप मेरे से सुनोगे या पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे, तो आप एक ही बार में अगर खुद पढ़ोगे एक ही बार में, तो आपको अच्छी प्रकार से याद भी हो जाएगा और आपके समय की बचत भी होगी। तो मैं फिर कह रही हूँ कि मैं आपको पाठ नहीं पढ़ाऊँगी, पाठ आप खुद पढ़ोगे। जीवन परिचय, लेखक परिचय, जो मतलब कवियों के, लेखकों के है, इसके साथ कविताएं हैं, ये मैं आपको करवाऊंगी।